Yes, sir. चलो सर, स्टार्टेड। ठीक है, ओके सर। ए, चलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, इनकम टैक्स में हम लोग रिसेंटली एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक कंप्लीट किए, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स। खतरनाक इज नॉट फ्रॉम दी डिफिकल्ट, प्रॉब्लम नहीं है, याद बहुत ज्यादा रखना है, इसीलिए प्रॉब्लम है। काफी ज्यादा याद करना पड़ेगा। मैंने अंडरस्टैंडिंग तो ठीक ठाक है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मेन झमेला है कि इतना सारा अलग अलग सेक्शंस और उसका इतना सारा अमाउंट। ठीक है, कि किस में कितना टीडीएस काटेगा, उसका परसेंटेज, और कितना, और लिमिट भी दे देता है कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, कॉर्पोरेट। झमेला मैंने कॉम्प्लेक्सिटी इसी चीज में है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में प्रॉब्लम नहीं, कि ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों को बहुत मेहनत कराएगा, दिमाग में बहुत मेहनत कराएगा। ऐसे ही होते हैं, जो चीज़ कॉन्सेप्चुअली टफ होते हैं वो चीज़ अगर दिमाग में घुस जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और जो इजी होते हैं उसको थोड़ा याद करने के लिए प्रॉब्लम में डालते हैं। सर, आज एक टॉपिक में जा रहे हैं, ये टॉपिक भी ना देखने में बड़ा आसान है, बट ये भी आपको बैम्बू देगा। बैम्बू क्यों? इसमें भी याद रखने वाला बहुत सारा चीज़, मच मोर थियोरिटिकल। ठीक है, थियोरिटिकल इन द सेंस रूल्स बहुत है। क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से ऐसा कुछ नहीं होता है। कैलकुलेशंस इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी डेज, ठीक है, का हिसाब किताब है। कब क्या करना है नहीं करना है इसका कुछ नियम है। टॉपिक का नाम है सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, गुड आफ्टरनून सर, रिटर्न ऑफ इनकम या रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना रिटर्न फाइलिंग सीखना है। जो लोग इतना ज्यादा, आप लोग जैसे प्रोफेशनली नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही बीकॉम कर लिया और इनकम टैक्स का थोड़ा बहुत काम सीख लिया, तो वो क्या सीखने जाते हैं? रिटर्न फाइलिंग सीखने जाते हैं। रिटर्न फाइलिंग सीख के किसी न किसी फार्म में, चाहे वो चार्टर्ड फार्म हो या सीएमए फार्म हो या सीएस फार्म, जहां पर इनकम टैक्स का काम होता है। काफी लॉ फार्म भी होते हैं जहां पर इनकम टैक्स का काम। बस बैठ जाओ, जो आपका बॉस है उनके, जो भी क्लाइंट्स है उनका रिटर्न फाइल करते रहो। ऐसे रिटर्न फाइल करना बहुत पॉपुलर एक काम। मैंने, आप ऐसे बोल सकते हो कि ज्यादातर लोग इनकम टैक्स के नाम पे यही जानते हैं, रिटर्न फाइल। जो लोग इनकम टैक्स का काम नॉर्मल में करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर, जैसे प्रोफेशनल डिग्री के बिना जो लोग करते हैं, तो बेसिकली जो करते हैं वो रिटर्न फाइल ही करते हैं। उनको तुम अगर सैलरी का कैलकुलेशन पूछ लोगे या बीजीपी का कैलकुलेशन पूछ लोगे, ठीक है, तो वो नॉर्मली नहीं बोल पाएगा। विद अगर एक्सपीरियंस है तो अलग बात है, बट अदरवाइज उनको इतने डिटेल्स में पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, ये सब कुछ इंस्टीट्यूट है सर, कोलकाता में या आसपास में। अ, उसका हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वो सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। आपको थोड़ा जीएसटी का, जीएसटी फाइलिंग और इनकम टैक्स फाइलिंग का कोर्स कराते हैं, उसके लिए लेता है सर 30,000, 40,000, 60,000, 70,000, अलग अलग जैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बेसिकली 3 महीना, 4 महीना या 6 महीने का कोर्स कराते हैं। कोर्स के नाम पे बोलते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स में एक्सपर्ट्स बना देंगे आपको। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, दावा करते हैं। जैसे एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है आईसीए बोल। ऐसे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, यानी इवन वो लोग एक ऐड दिया था, इफ नो सीए देन आईसी। जानते हो? ठीक है, आईसीए का फुल फॉर्म है उसका, इंस्टीट्यूट का। कई बार मेरे पास आते हैं ये सब, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोशर वगैरह सब देखे जाते हैं। तो मेरे को बोलते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को भेजो ना मेरे पास, कमीशन देंगे आपको। उनका बड़ा ब्रांड नेम है। ठीक है, हाँ देखो, कमीशन का बात नहीं है, प्योर बिजनेस डील। फोन करता है और बिजनेस डील ही करता रहता है। हाँ, आईसीए, आईसीएआई नहीं रे बाबा। इसीलिए तो वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। प्राइवेट, ये सब कंप्यूटराइज्ड तरीके से अकाउंट सिखाते हैं। बहुत मिलेगा आपको, सॉल्ट लेक में, उल्टोडांगा में बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है इसका।
ठीक है, टैली सिखाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टैली से ही ये लोग शुरू किया था, लेकिन समय के साथ साथ एंट्री लेवल इनकम टैक्स का जो काम होते हैं, एंट्री लेवल जीएसटी का जो काम होते हैं, उसके लिए ये लोग कोर्स बना के बेचते हैं। चलो ठीक है, मैं उसके बारे में अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि मेरे पास कर लो, मैं तुमको इनकम टैक्स एक्सपर्ट बना लूंगा। हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं सर, ठीक है, इतना रिगोरसली पढ़ रहे हैं, फिर भी कभी कभी क्या लगता है, कुछ ही नहीं पढ़े। लेकिन क्या हम लोग बिना मेहनत का पढ़ रहे हैं, आप बोला? इतना डिटेल्स में, इतना मैंने एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट के पीछे इतना माथा खराब कर रहे हैं, फिर भी ऐसा फील होता है जैसे कुछ नहीं सीखे। और ये लोग बोलते हैं 6 महीने में आपको इनकम टैक्स एक्सपर्ट बना देगा, ठीक है। बिग एक्चुअली ये ना तो मार्केटिंग है सर, ठीक है, अलग बात है। एक्चुअली एंट्री लेवल अकाउंटेंट, एंट्री लेवल इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनाने का बात करते हैं, 10,000, 15,000, 16,000 ऐसे जॉब सैलरी होते हैं। तो ठीक है, जिसको ऐसे ऑब्जेक्टिव जिसका ऐसा है वो जाएगा। तो वो लोग जाके क्या करते हैं, वो लोग भी यही चैप्टर को ज्यादा फोकस करते हैं, और बाकी चैप्टर को वो लोग जस्ट ओवरव्यू देते हैं। पर नाम भी ऐसा रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट की कंप्यूटर अकाउंटेंट्स, आईसीए। इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला सर, जस्ट एक सिस्टम बोला कि क्या वो लोग बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, जो भी हो। इफ नो सी ए देन आई सी, आप लोगों का भी यही हालत होगा। फिर जाओगे 15,000 का एंट्री लेवल काम करने। नहीं, फिर क्या बोला, क्या बोला अच्छा, 15,000 का कहा शादी कर लेगा बोला? शादी तो देखो सर, 15,000 का करो, 1.5 लाख का करो, शादी तो ऐसे ही करोगे। नहीं, अच्छा। गुड आइडिया। चलो, तो ही कहा अलग ही लेवल का एनालिसिस हो गया। देखो सर, ठीक है, तो चैप्टर का नाम है प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। बेसिकली वो आप लोगों को नहीं है ये सर, ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर है? नो सर। क्या बात करते थे? স্যার এবার আসছে। এতক্ষণ ধরে তো তোদের ছিল, তোরা বলছিস নেই। हुआ ना? देखो, इसका ओवरऑल सेक्शन अगर देखा जाए, तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 3, 139 सबसेक्शन 4, 139 सबसेक्शन 5, ठीक है, और 139 सबसेक्शन 8 है, पॉपुलर सेक्शन 8 है। इसमें 139 सबसेक्शन 1 आपको कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में बोलता है। कंपलसरी रिटर्न ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न माने किसको किसको करना ही पड़ेगा, ना करने से वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, ठीक है। फिर क्यों? हमारा हमारा इनकम हम देंगे नहीं देंगे हमारे ऊपर है। नहीं सर, इनकम आपका हो सकता है, पर ये देश आपको इनकम करने का परिस्थिति बना के देता है। इसलिए जिस थाली में खाओगे उस थाली में छेद नहीं कर सकते। क्या समझे? जिस थाली में खाओगे उस थाली में छेद नहीं कर सकते। जब हम लोग इनकम टैक्स या जीएसटी जो भी हो, देने में सबको प्रॉब्लम होता है, बट जब हम लोग देने का औकात के साथ देते नहीं हैं, तो बेसिकली थाली में छेद ही हो जाता है। मुझे आज ना थोड़ा डिस्टर्ब होगा क्लास में, मैंने
अनफ सनफ चीजें मिल। तो कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा जिसके जिसके लिए उसका डिटेल्स आपको जानना है। रिटर्न ऑफ लॉस, सर इनकम का रिटर्न होता है, लॉस का हाँ सर, देयर आर सर्टेन सिनेरियो जब आपको लॉस रिटर्न भी भरना पड़ेगा। सर हम लॉस करेंगे ये भी सरकार को बताना होगा, अरे हाँ बिल्कुल आप लॉस कर रहे हो वो बताओ सरकार को। ठीक है, तो किस किस केस में लॉस करने से सरकार को बताना जरूरी है। स्पेशली लॉस कहाँ होता है, बिजनेस में ना। तो वो लॉस के बारे में 139 सेक्शन 3 बताता है कि बता दो सरकार को कि रिटर्न करके फाइल करके कि मेरा लॉस है, इसलिए मैं टैक्स नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन बाद में जब प्रॉफिट होगा सरकार लेगा। कई कई बार क्या होता है ना, आप जिस इंडस्ट्री से या जिस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग करते हो, आपका वो पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में सभी ने कमाया, इनकम किया, मैंने होता है सर। हमेशा मार्केट में ना एक सेक्टर्स का कभी ना किसी तरह से बोलबाला जरूर रहता है। स्टॉक मार्केट के बारे में आप थोड़ा ख्याल रखते हो, तो वहां पर भी सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होते हैं। कभी देखते हैं सर मेटल सेक्टर परफॉर्म कर दिया, कभी ऑटोमोबाइल कर दिया, कभी फार्मा कर दिया, ठीक है, कभी आईटी सेक्टर्स कर दिया, ठीक है, कभी रिटेल कंपनीज कर दिया, कभी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का मार्केट अच्छा निकल गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे बेकार जाता है। इवन बदतर से बदतर हालत में कोई ना कोई कंपनी का कुछ ना कुछ अच्छा होता है। एग्जाम्पल के रूप में कोरोना में, कोविड पीरियड में बहुत सारा बिजनेस को बैम्बू हुआ था। और अगर मैं सब कोचिंग सिस्टम या फिर जो भी नॉर्मल बिजनेस में, इवन ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह काफी बैम्बू गाया था। लेकिन उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, इवन जो लोग मास्क का दुकान चलाता था, मास्क और सैनिटाइजर का, ठीक है, या सैनिटाइजर का फैक्ट्री है उनका या मास्क का फैक्ट्री है, अगर वो लोग बोलेगा कि हम लॉस में हैं, इस बात का कोई वैलिडिटी रहेगा? जब पूरा इंडस्ट्री कमा रहा है, छोटा से छोटा बंदा भी कमा रहा है, और आप बोल रहे हो हम लॉस में हैं, मजाक चल रहा है? अगर लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाओगे तो भी चलेगा। 10 टका का मास्क 100 रुपए में बिकता था, हाँ ज्यादा पुराना बात नहीं है। 10 रुपीज का मास्क, एक एक दुकानदार है, आप लोग यहाँ से निकलते हो रास्ते से, ये मेरा गली क्रॉस करते हो, फुटपाथ के जस्ट ऑपोजिट साइड में, मैंने आप इधर से हो, उस साइड में देखना एक बंदा प्लास्टिक का चीज लेके बैठा, जब भी आज निकलोगे तो दिखेगा शायद, ठीक है। प्लास्टिक का जो डिफरेंट काइंड ऑफ वो बास्केट्स वगैरह होता है ना, ये सब लेके बैठते हैं जस्ट एकदम रोड के ऑपोजिट में, दिख जाएगा आप लोग। वो कोरोना के टाइम पे ही दुकान लगाया था वो, सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर बेचता, और कुछ नहीं। वो मास्क सैनिटाइजर बेच के इतना कमाया, और उसका पहले कोई जॉब था वो छूट गया, लेकिन मास्क सैनिटाइजर बेचते बेचते उसका इतना पैसा और कैपिटल जुगाड़ हो गया कि वहीं पर अपना पूरा सेटल सेटअप ही हो गया। 5 साल होने जा रहे हैं, 4 साल। मैंने सैनिटाइजर और मास्क में इतना हाई प्रॉफिट किया है। अभी तो बहुत सारा घर का जो भी प्लास्टिक का चीजें होते हैं ना, बर्तन वगैरह, बास्केट्स वगैरह, ठीक है, क्लिप्स वगैरह, हर एक छोटा जो भी डेली यूज का नेसेसिटीज चीजें, सारा चीज बेचता है, अच्छा खासा कैपिटल डालते हैं और चलता है। दुकान का नहीं चलता, उनका चलता है। यानी जिनका दुकान है उनका नहीं चलता, इनका चलता है। काफी अच्छा लगता है, तो मैं देखा, अपने आंखों के सामने देखा। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ऐसे पीरियड में आप जिस चीज का दुकान लगा रहे हो वो दुकान लॉस में है, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो इनको रिटर्न फाइल नहीं करना है। लेकिन आप जिस कैटेगरी में हो और आप बता रहे हो कि नहीं मेरा रॉ लॉस है, और आप सोच रहे हो कि सरकार को लॉस से क्या लेना देना, इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि लॉस से लेना देना है। कई बार आप मैनिपुलेट भी तो कर सकते हो, झुटला सकते हो, तो सरकार को पता चल जाएगा। नहीं आप लोग बच्चे हो, अभी छोटे हो, उतना मैच्योरिटी नहीं आ रहा है, पर आना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, समय के साथ जितना मैच्योरिटी चाहिए वो आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बोल सकते नहीं सर ये कैसे संभव है, ठीक है, मन में सवाल आना चाहिए, लेकिन उस सवाल के पीछे भागो तो सही। समझे? कुछ कुछ नहीं समझे, चलो। रिलेटेड हैप्पी बर्थडे, रिलेटेड हैप्पी बर्थडे 139 सबसेक्शन 4 में बोला है। रिलेटेड रिटर्न मैंने जिस टाइम पे आपको रिटर्न भरना चाहिए था, अगर आपने उस टाइम पे नहीं भरा तो बाद में भरने का आपको प्रोविजंस देता है। इसको गुड हम लोग, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, ठीक है, इसको हम लोग बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं इनकम टैक्स के भाषा में, बिलेटेड रिटर्न होता है।
ठीक है। अरे सॉरी यार भूल गया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे दोस्त लोग करते हैं ना, वैसा ही आप इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स भूल गए, बिलेटेड हैप्पी। फाइन होगा तो देना पड़ेगा, दोस्त को भी गाली सुनना पड़ता है। और इवन अगर पार्टी पहले खत्म हो गया है तो उसके लिए फिर से पार्टी देना पड़ता है भाई, वो काफी सारे लोग बोल रहे हैं देना पड़ेगा। रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न क्या होता है कि अगर मानो कि आप रिटर्न भरते हो और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है, चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है, ठीक है, स्पेशली रिवाइज में नॉर्मली चेंज करना है। मैंने पहले भर दिया तो उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, टाइम होता है, उस टाइम के अंदर जितना बार मर्जी रिवाइज कर सकते, एक फाइनल डेट होता है उसके अंदर जितना बार मर्जी रिवाइज कर सकते, तो जितना बार रिवाइज करोगे जो लेटेस्ट में होगा उसी को आपका रिटर्न माना जाएगा। और एक होता है जरूरत पड़ने से अपडेट करो, वो भी कर सकते हो, 139 सबसेक्शन 8 है, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जिसे कवर करना है और समझ दिमाग में रखना है। सर इंटरेस्ट एंड फी फॉर डिफॉल्ट इन फाइनेंसिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आप सरकार के घर में रिटर्न फाइल नहीं करते हो, माने अगर थाली में छेद करते रहते हो, और अगर छेद बड़ा होगा, छेद माने सरकार का पैसा नहीं जा रहा है, थाली में छेद हो जाएगा ना, छेद जितना देरी करके बड़ा करके छेद करोगे उतना इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम 234A में बोला गया है, और फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में 234F में बोला गया है। ये सब सेक्शन एकदम दिमाग में होना चाहिए। कुछ अदर प्रोविजन है जैसे कि पैन नंबर्स, हमारा इनकम टैक्स सारे पैन से जुड़ा हुआ है, तो 139A में पैन के बारे में बोला गया है कि पैन का क्या मतलब है और पैन से क्या लेना देना। एक्चुअली पूरा सा हमारा सारा इनकम का डेटा ना पैन से ही जुड़े हुए हैं, आप अपना इनकम छुपा ही नहीं सकते, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे पैन से ही सारा चीज होता है, जीएसटी के टाइम पे भी पैन से ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो पैन कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चा जन्म लेने के बाद ही पैन बना दो, आगे जाके कमाएगा तो जरूर, ज्यादा कमाएगा कम कमाएगा तो वक्त बताएगा, लेकिन पैन बना दो, पैन से जुड़ा दो, फिर जब इनकम करना चालू करेगा बैंक में अकाउंट खोलने जाओ, पैन से, पैन जरूरी है। क्यों? पैन से पता लग जाएगा कि इस पैन नंबर, सरकार के पास खबर है कि इस पैन नंबर का बंदा इतना कमाता है। ज्यादा छुपम छुपी करोगे, जिस दिन सरकार का माथा घूमेगा आएगा। छोटा मोटा रेंज में प्रॉब्लम नहीं है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका इनकम लेवल बढ़ता जाएगा ना, और फिर भी आप छुपन छुपी खेलोगे, सरकार आज नहीं तो कल आएगा और पकड़ के लेके जाएगा। हाँ, अभी डिपेंड करता है कि ये जो मैं 10 20 25 50 बोल रहा हूँ, ये कौन से स्टेट में आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से, ठीक है। अब कोलकाता के अंदर इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कोलकाता का डेंसिटी जानते हो? पॉपुलेशन डेंसिटी माने पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, इंडिया का हाईएस्ट है। हाँ, दे आर नॉट मच डेंसिटी लाइक कोलकाता। इवन दिल्ली बॉम्बे में पॉपुलेशन हाई है कोलकाता से, लेकिन दे आर नॉट डेंसली। कोलकाता जो बसा हुआ है, ये 250 स्क्वायर फीट में बसा हुआ है, स्क्वायर मीटर किलोमीटर में, 250 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। हाँ, मैंने 250 स्क्वायर किलोमीटर, हाँ सही, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर ज्यादा बोल दे रहा हूँ, इससे कम होगा। हाँ, किलोमीटर नहीं होगा, जो भी हो, किलोमीटर या मीटर, मीटर मीटर भी नहीं होगा, मीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, किलोमीटर ही होगा। जो भी हो तुम लोग हिसाब देख लेना, मोटा मोटी कोलकाता का डेंसिटी 30,000 पर स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर है। वहां पर बॉम्बे दिल्ली उससे काफी लो में आता है, दिल्ली का बहुत कम है, दिल्ली बहुत स्प्रेड किया हुआ है, माने यहाँ पर इतना सा जगह में इतना लोग रहते हैं। दिल्ली में वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी हार्डली 12,000 15,000 ऐसा। बॉम्बे ऑब्वियसली थोड़ा डेंसली है, बट कोलकाता से कम है, बॉम्बे भी अप्रोक्स 17 18 हजार ऐसा होगा, यहाँ 30,000 है पर स्क्वायर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर 30,000 लोग रहते हैं जनरली, एवरेज में।
अब इसमें लोग छुप सकते हैं आराम से, छुपने के लिए बेस्ट है कोलकाता, छुप जाओ। नहीं, कभी कभी एक्चुअली देखता हूँ मैं कि हमारा कोलकाता का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा लो हो जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ इतना लिविंग स्टैंडर्ड लो क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ कॉम्पिटिटिवली दिल्ली बॉम्बे में ज्यादा है, लेकिन हमारा इतना लो क्यों हो जा रहा है लिविंग स्टैंडर्ड। तो फिर मैं देखता हूँ कि सिटी का जगह नहीं है, स्प्रेड नहीं कर पा रहा है, और पॉपुलेशन ऑलरेडी भरा पड़ा है, जगह नहीं है, तो छोटा जगह में जब ज्यादा लोग रहेगा तो क्या हालत है। चुप्पम चुप्पी खेलो इधर, इधर मोटा मोटी प्रॉब्लम थोड़ा कम ही होता है, लेकिन अगर मानो आप फांका एरिया में रहते हो तो एक पर्टिकुलर स्टेट से सरकार को कितना क्या मिलता है सरकार को पता है, तो उधर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी लो है तो उधर तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कौन कितना कमाता है, कौन कहाँ कितना रहता है, तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। इस एरिया से तो हमें इतना लोग दिख रहा है, इसका अच्छा खासा चलता है, इनकम भी अच्छा है, ठीक है, पता करो क्या करते हैं, पैन क्यों नहीं बनाया अभी तक, आधार क्यों नहीं बनाया अभी तक, इनकम तो है इसका। कोटिंग ऑफ आधार नंबर 139 डबल ए, आधार नंबर का भी काम है 139 डबल ए। ई फॉर नॉन इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर 234H। सबमिशन मैंने अगर आप नहीं करते हो तो नॉन इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर 234H। सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न पेपर्स प्रिपेयर्स, माने रिटर्न फाइल आप खुद से नहीं कर रहे हो, प्रिपेयरर के थ्रू से कर रहे हो, माने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होता ही है, इसके साथ साथ सीएमए हो सकता है, सीएस हो सकता है, या फिर कोई भी जो टैक्स एक्सपर्ट है वो कर सकता है। सबसे ज्यादा प्रोविजन सीए के लिए बना हुआ है, सीएमए एंड सीएस के लिए है जगह, लॉयर्स भी करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी 3-4 बंदे हैं हमारे देश में जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का काम, इसमें सीए के लिए तो अलग से ही प्रोविजन आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट में ही दी जाएगी। टैक्स प्रोफेशनल्स एंड अदर्स देख रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलग से ही रजिस्ट्रेशन का जगह बना हुआ है, ई रिटर्न इंटरमीडियरीज, एक्सटर्नल एजेंसीज, ठीक है, टैक्स डिडक्टर कलेक्टर्स, सबका जगह, ठीक है। ऐसे कोई भी प्रिपेयर का काम कर सकते हैं नॉलेज के साथ, सीए के लिए तो अलग से बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत दिन से करे आ रहे हैं सर, सीए का जलवा इसीलिए तो ज्यादा छाया हुआ रहता है, मोनोपोली बना के बैठा है देखो, ठीक है। इसका मतलब ये मत दुख मनाओ, सीए में और सीएस का कोई जगह नहीं है, सीएस को अलग से देके रखा है ना ऑथोरिटेटिव जगह, जो सीए के पास भी नहीं है। इवन सीए जो भी करेगा, सीए अल्टीमेटली फाइनल साइन जब तक नहीं करेगा तब रिटर्न फाइल नहीं हो सकता, मैंने स्पेशली कंपनी फाइलिंग का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सीएमए का सबसे ज्यादा क्या सुविधा बना है कि आज के डेट में किसी भी कंपनी में ओवरऑल अकाउंट्स टैक्स एंड जीएसटी का काम संभालने के लिए सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी सीएमए को मिलता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ज्यादा सैलरी में सीए को रखना नहीं चाहता, ठीक है। और काम भी कराना है, संभालना है, करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, तो एक तो चाहिए ना एक्सपर्ट्स, अब बीकॉम वाले से होता नहीं है, ठीक है। सीए में रख लो ना भाई, 40-50 में काम कर देता है। तो सबका अलग अलग सिस्टम में बना हुआ है चीजें, कोई किसी से कम नहीं है, सबका अलग अपना अपना एक जगह है। और बड़ा बड़ा फैक्ट्री में तो सीएमए का अपना एक जगह है, तो होता ही है, कॉस्ट ऑडिट एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व होता है। तो आप लोग ये मत समझना जब मैं किसी एक के बारे में बताऊंगा तो इसका मतलब ये देखो सबसे यही लेके जा रहा है, सीएमए सीएस को कुछ दिया नहीं है। डोंट थिंक दैट, सबका अपना अपना पर्पस है, सिचुएशंस है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, क्या किस तरह से अपना लाइफ को देखना चाहते हो। अगर आपको एकदम हाईएस्ट अथॉरिटी में जाना है तो ऑब्वियसली चार्टर्ड इज बेस्ट। अगर आपको कंपनी लेवल में एक अच्छा रेस्पेक्टेड पोजीशंस पे रहना है, और सबसे बड़ा बात आपको लीगल मैटर संभालना अच्छा लगता है अलॉन्ग विद फाइनेंशियल नॉलेज, तो सीएस इज बेस्ट। और अगर आपको इक्विवेलेंट टू सीए जैसा नॉलेज है, बट आपको उतना हाई सैलरी में भी जाने का इच्छा नहीं है, आपके पास टाइम भी थोड़ा कम है, और आप उतना हार्डनेस अचीव नहीं करना चाहते, थोड़ा सा इजी में करना चाहते हो, तो सीए में कर लो, आपका एक करियर तो बने सही रूट पे आ जाएगा, क्योंकि सीए में एक ओवरऑल नॉलेज दे देता है। इसलिए ना ये यूट्यूब पे अलग तरीके से बताते हैं, सैलरी दिखा दिखा के आपको उसका आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसको क्या करना है, क्यों करना है, हर चीज का पर्पस है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा हूँ, ऐसे आप लोगों को मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, जिसको सीएस नहीं करना चाहिए वो जबरदस्ती सीएस में घुसेड़ रहे हैं। उसका मैथ्स अच्छा है, क्वांटिटी एनालिसिस अच्छा है, उसको सीए में कर लेना चाहिए था। या फिर अगर
पेशेंस है और मैंने समय दे सकता है तो सीए कर लेना चाहिए था। नहीं, जबरदस्ती हमको सीएस करना है। नहीं, कहीं पर कोई यूट्यूबर ने बोला है। अब मैं ये बात बोल भी नहीं सकता ज्यादा, क्यों? ज्यादा बोलने से बोलेगा दिमाग खा रहे हैं। जब मेरे पास आता है तब 2 साल निकल जाते हैं, अब मैं तब बोलता हूँ। अब लेकिन क्या करे, मैं खुद से बोल नहीं सकता। मेरे को 2 दिन पढ़ाने से ही समझ में आ जाता है कि किसके लिए क्या बेस्ट है, बट आई कांट। हाँ, सिर्फ उसको बोल पाता हूँ जो मेरे पास कंसल्टेंसी करके एडमिशन करता है, उनका अलग बात है। लेकिन जो प्री डिसाइडेड करके आते हैं, मैं उनको और कुछ नहीं बोल पाता। वो तो मैं 2 मिनट से बात करके समझ जाता हूँ कि क्या है। अगर आप लोग जानना चाहते हो, आप लोग सब सही कर रहे हो, ठीक है। एक दो जन होता है सर, मुझे मिल जाता है, जो पूरा रॉन्ग रूट में चल रहा है, पता है मुझे, बोल नहीं सकता। बोलने से उनको लगेगा कि सर मेरा ड्रीम खत्म कर रहा है, या फिर जरूर खुद का कुछ फायदा होगा। ठीक है। पहले पहले ना मैं बहुत करता था, 2017-18 के टाइम पे। कोई मुझे पूछता था ना ऐसे ही कि मुझे लगता है आपके लिए ऐसा होगा, मैं खुद ऐसे ही बोल देता था। धीरे धीरे पता चला कि भाई ये बात सही नहीं बैठ रहा है, शायद वो लोग मेरे को गलत समझ रहे हैं। फिर बंद कर दिया। मैंने रियलाइज हुआ, मैच्योरिटी हुआ, बंद कर। नहीं, नहीं बोलेंगे, जैसा चल रहा है चलने दो। अच्छा, और क्या है यहाँ पर? सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स 139B, पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम। मैंने किसके किसके पास रिटर्न को वेरीफाई करने का ऑथोरिटी गवर्नमेंट ने दिया है। ऐसे तो आपको यहाँ पर रिटर्न वेरीफाई करने का, ये देखो, देख रहे हैं सर, ई वेरीफाई रिटर्न। ठीक है, ये सारे चीज आजकल इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करने से ना ऐसे बहुत सारा चीजें दिखाते हैं, लॉगिन वगैरह करने से। ठीक है, वेरिफिकेशन, सिलेक्ट मेथड ऑफ रिटर्न वेरिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस है। जब काम करोगे किसी ओरिजिनल डेटा लेके, तो 2-4 दिन का मैटर है सर, 2-3 महीना काम करोगे तो दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब चीजों को लेके चिंता मत करो। चिंता जो करना है वो है सब्जेक्ट पे डिटेल्स नॉलेज। ये हमेशा प्रैक्टिस में रखना। जब फॉर्म में जाओगे ना, जब बिग में जाओ, स्मॉल में जाओ, बिग माने बिग फोर, ठीक है, स्मॉल माने स्मॉल फोर, एंड कोई भी मीडियम मीडियम फोर फॉर्म, कहीं पर भी जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर ये सब नॉलेज है ना, आपको तो सर फॉर्म सर पे उठा के रखेगा। हाँ, शुरू शुरू में आपको बनेगा, आपका खून चूसेगा, सिंपल बात है, देगा इतना सा, कराएगा बहुत सारा। कराने दो, कब तक? ठीक है, 1 साल तो बर्बाद करेगा आप लोगों का। जब तक आप न्यू कामर रहोगे, बस नॉलेज रखो, ताकि सही बंदे के हाथ में आ जाओ ना, तो कदर माने, सही बंदा माने क्या है, जो इंसान का कदर करना जानता है। अब ये मैन टू मैन वैरी करता है। ठीक है, अब कोई होता है ना कि क्रेडिट ही नहीं देना चाहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे मैं भी ऐसे पाले में पड़ा हूँ जिंदगी में। ठीक है, कि आप कितना भी अच्छे हो, आपको कदर ही नहीं करेगा, उसको लगता है सब कुछ वही है। और कुछ लोग होते हैं जो कदर करते हैं। अब ये समय का खेल है, लेकिन अपना काम करते जाना चाहिए, और वो सब ये काम का ही पार्ट है। ये काम है सर कि आप जब ओरिजिनल में, आपको पता, तुरंत पता हो जाना चाहिए कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है। इसीलिए ये सब चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझाने का कोशिश करना, बड़ा काम आता है। अच्छा, पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम 140, सेल्फ असेसमेंट, खुद असेस करके डाल सकते हो रिटर्न को, 140A, और टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न 140B। मतलब वो जो रिटर्न अपडेटेड किया गया था, उसमें अगर कुछ टैक्स चेंज करना है तो उसको 140B के थ्रू से आप पे कर सकते। सर, ये तो हो गया ओवरव्यू, कुछ पढ़ा भी दो। चलो, ये देखो बीच में एक समरी नोट दिया है क्विक रिकैप के लिए, बड़ा काम का चीज आएंगे।
देखो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में, फिर धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन आंसर एग्जाम में कैसे पूछते हैं सब बात करेंगे। लेकिन अभी शुरू में ही क्वेश्चन आंसर में जाएंगे ना तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी पढ़े 139 सबसेक्शन 1, हमें एसएससीज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली, मैंने सीधी सीधी बात है किस किस को रिटर्न फाइल करना इनकम टैक्स में एकदम मैंडेटरी करके रखा है। एसएससी माने कौन? जो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पेयर्स। वेरी गुड सर। कंपनीज एंड फार्म्स, अगर आप कंपनी चलाते हो और फार्म चलाते हो, फार्म माने चाहिए इसी चाहिए क्या बोलो, गरम लग रहा है? ये ठंडा लग रहा है सुबह से, और मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा था तो स्टॉक मार्केट में बोला नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तो मुझे भी उतना अनकंफर्टेबल आज नहीं लग रहा है। हो सकता है आप लोग चल चल के आए इसलिए शायद लगे। कंपनी एंड फार्म होगा, कंपनी एंड फार्म होगा तो रिटर्न फाइल करना ही है। क्या लिखा है सर? वेदर हैविंग प्रॉफिट और लॉस और नील इनकम। समझे? इनकम टैक्स तो है तो इनकम पे तो बताना ही पड़ेगा, लॉस में भी बताना पड़ेगा। अगर इनकम अभी भी नहीं कर रहे हो, माने बेसिकली नील इनकम और लॉस में क्या फर्क है? नील इनकम माने जीरो लेवल में, लॉस माने लॉस में जा रहे हो, जो भी हो बताओ। नील रिटर्न भी फाइल करो, मैंडेटरी करना पड़ेगा। ए पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट माने आरओआर है ना, एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माने आर नॉर है ना, माने रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हैविंग एनी एसेट including any financial interest in any entity located outside India, held as a beneficial owner or beneficiary, or who has signing authority in any account located outside India, whether or not having income chargeable to tax। थोड़ा झमेला वाला बात है बट बहुत झमेला नहीं। बोलते कि ऐसे व्यक्ति, पर्सन जो कि इंडिया का रेसिडेंट भी हो सकता है या फिर आरनर हो सकता है। आरओआर और आरनर में फर्क क्या होता है? वन की 2 डेज अगर प्रीवियस ईयर में कोई रहता है या फिर 60 डेज एंड 365 डेज पिछले 4 साल में रहते हैं तो उसे हम लोग रेसिडेंट बोलते हैं। इसके बाद आरनर एंड आरओआर का केस आता है। आरओआर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 বছরে 10 বছরে দুবার रेसिडेंट होते হবে। वेरी गुड। पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा और पिछले 7 साल में 730 दिन उसे इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होता है, दोनों का दोनों, तो उस रेसिडेंट को आरओआर कहा जाता है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, माने ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा वापस से, तो जिन लोगों का बेसिक्स नहीं हुआ है कर लीजिएगा। ऐसे आप लोग एक बार बेसिक के ऊपर एक टेस्ट दे चुके हो, इसका कॉपी अभी भी पेंडिंग है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, याद है, चेक करने बैठा था तो 2 दिन का देखा, आज 1-2 दिन में मिल जाएगा। ए पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट, अच्छा आर नॉर कौन होगा? जिनका ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है या फिर एक करता है एक नहीं करता है, ऐसे लोगों को आर नॉर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलता है कि चाहे आप आर ओ आर हो चाहे आप आर नॉर हो, हैविंग एनी एसेट, हैविंग एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, एंटिटी माने कंपनी, मैंने एसेट का मतलब बोल रहे कि किसी कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, मैंने आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और बदले में आपको रिटर्न आ सकता है, इसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हैविंग एनी एसेट्स इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, कहाँ है? लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, भारत में नहीं है,
भारत के बाहर है। सर बांग्लादेश चलेगा? हाँ, बांग्लादेश भी चलेगा, ठीक है। अगर बांग्लादेश में भी ऐसा है तो वो भी चलेगा। नेपाल हाँ चलेगा, भूटान हाँ वो भी चलेगा, ठीक है। आउटसाइड इंडिया हेल्ड एज बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियल, तो आप या तो उस बिजनेस से बेनिफिट लेते हो ओनरशिप में, या फिर आप बेनिफिशियरी हो। बेनिफिशियरी माने आप डायरेक्टली उसमें कुछ नहीं करते, लेकिन उसमें से जो भी उस बिजनेस से जो भी आता है उसका एक बेनिफिट आपको दिया जाता है। और आपका साइनिंग ऑथोरिटी भी है अकाउंट, माने बिजनेस का जो अकाउंट मेंटेन होता है उसमें आपका साइनिंग ऑथोरिटी है, लाइक डायरेक्टर टाइप्स, ठीक है। तो अगर वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया में है, whether or not having income chargeable to tax, माने भले ही वो उस कंट्री में चार्जेबल टू टैक्स सिचुएशन में नहीं है, या फिर इंडिया में भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना। सिंपल बात है भाई, इंडिया के बाहर अगर कोई कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है और फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़े मैटर में ही ऐसा हो सकता है। मैंने आप एक ऐसे रेसिडेंट हो और आप फॉरेन में किसी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हो, तो आप और कुछ भी हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन मामूली हालत में तो नहीं रह सकता। करोड़ों का खेल तो आराम से, उसके बाद एक्स्ट्रा जो होगा वो तो अलग बात है। इसलिए सरकार ऐसे लोगों को छोड़ेगा क्या? कभी नहीं। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे लोगों का बांग्लादेश में काफी फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं। बांग्लादेशी लोग इसलिए तो पागल हो रहे हैं, हालत देख रहे हो क्या हो रहा है दिन ब दिन। हाँ, फिर से ट्रम्प बोला है। ट्रम्प क्या बोला कि जो हिंदुओं पे अत्याचार किया छोड़ेंगे नहीं। ट्रम्प बोला है। बेसिकली ये किसको बोल रहा है? बांग्लादेश सरकार को बोल रहा है, जो करेंटली जिम्मा उठा के रखा है। हाँ, एक्चुअली बांग्लादेश में जो हुआ है, मैं आपको बोला था याद होगा, ये जो भी हो रहा है इसमें कोई फॉरेन कनेक्शन है। ट्रम्प का इस सिंपल वर्ड से पता चल रहा है कि पहले वाला सरकार जो था वो बांग्लादेश में इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मदद किया था। और ट्रम्प जो सर है बाइडेन। ऑब्वियसली, और कौन? अब आप बोलोगे अमेरिका का क्या कनेक्शन है बांग्लादेश के साथ? सर बांग्लादेश में शेख हसीना को बोला गया था बाइडेन की तरफ से कि उसको एक जगह चाहिए, काइंड ऑफ आइलैंड सिचुएशन जैसा, मैंने एक ऐसा एरिया उनको पूरा पूरी देना है जो अमेरिका खरीद लेगा बांग्लादेश से। बदले में बांग्लादेश को बहुत बड़ा अमाउंट अमेरिका प्रोवाइड करेगा, बहुत बड़ा। लेकिन हसीना ये चीज नहीं करना चाहती। हाँ, बांग्लादेश के अंदर पूरा एक अमेरिका बस जाएगा, दैट्स द सिंपल मतलब। मिलिट्री बेस, फॉर व्हाट रीजन? चाइना को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल तो नहीं बोल सकते, चाइना के ऊपर रैडर जमाने के लिए। चाइना का जो भी स्टेप्स है वो अमेरिका से बैठ के वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बांग्लादेश से बैठ के वो कर सकता है। और पहले बांग्लादेश में पहुंचेगा क्योंकि बांग्लादेश थोड़ा गरीब हालत में है, इसलिए बांग्लादेश में टोप दे रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है। म्यांमार में प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है, ठीक है। थोड़ा सा और चले जाओ, थाईलैंड वगैरह मानेगा नहीं अभी, ठीक है। तो कोशिश यही है कि अमेरिका का धीरे धीरे चाइना को कंट्रोल करने के लिए इस साइड में जितना जोन है जो चाइना के नीचे आता है, ये सभी जोन में अगर वो गरीब है तो हम उनको जाके एक एक करके कनेक्ट करें और मिलिट्री बेस बना के चाइना के साथ उनका जो भी स्टेप्स है उसको कंट्रोल करें। ये पूरा समझ में आ रहा है। तो ट्रम्प आने के बाद फिर उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइडेन ने तो एक बार भी नहीं बोला। ऐसे तो ये लोग बहुत वोकल रहते हैं कि अगर कहीं पर भी कुछ होता है बहुत वोकल रहते हैं ना। तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, चाहे रीजन कुछ भी हो, तो तब तो बाइडेन कुछ नहीं बोला। तब ट्रम्प का ये बात से ये समझ में आ रहा है कि खेल तो अमेरिका की तरफ से ही हो रहा था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। उसमें पे सबको लग रहा था स्टूडेंट फेडरेशन का लड़ाई है, ये है वो है, कुछ नहीं है। स्टूडेंट फेडरेशन का लड़ाई जो है वो एक बेसिक मुद्दा है जो लोकल्स में ही प्रॉब्लम है, लोकल्स में ही सॉल्व होता है। उसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर को देश से भगाया नहीं दिया जा सकता।
ममता दीदी इतना बड़ा कांड हुआ है कलकत्ता में, हम लोग ममता दीदी को भगा रहे हैं क्या? ये दीदी जाओ, बहुत हुआ, ऐसा कुछ किया हम लोग? तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे कोई तो दे रहा है। अब ट्रम्प ये कोशिश करेगा अभी पूरा कि ये जो सीधा बोल रहा है ना, ट्रम्प थोड़ा प्रो इंडिया है, आएगा, ट्रम्प आएगा बहुत जल्दी, इंडिया आएगा। ठीक है, वो बेसिकली चाइना के साथ उसका, ट्रम्प ना एक्चुअली ग्लोबल मैटर को ना प्रॉब्लम नहीं करना चाहता। मैं जितना ट्रम्प को पढ़ पा रहा हूँ, आई डोंट नो कितना पढ़ पा रहा हूँ, बट मैं जितना उसको रीड कर पा रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट है कि भाई सब खाएंगे सब पढ़ेंगे, किसी के साथ उतना एंटी नहीं करना है। बिजनेसमैन दिमाग है उसका, बिजनेसमैन देखना, किसी के साथ दुश्मनी मोड नहीं लेना चाहिए। जितना ग्लोबल लेवल में प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा, किसी का कुछ नहीं होगा। अमेरिका क्या ही हुआ है, लास्ट 5 साल में अमेरिका में डाउनफॉल ही हुआ है। ये जो रशिया को एक तरह से पूरा साइड करने के लिए ये लोग जिस तरह से नाटो को साथ दे रहा है, यूक्रेन को साथ दे रहा है, इस तरह से रशिया को क्या कर पाया, और इस तरह से अल्टीमेटली ग्लोबल को क्या मिला है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रशिया जो बोल रहा है उसका सब बात मान लो, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट पॉइंट इज अमेरिका इसमें सपोर्ट करके अल्टीमेटली वो क्या ग्लोबल पीस ला पाएगा? क्योंकि रशिया तो एक अनदर पावरफुल कंट्री है ना। तो बेसिकली तुमको इस तरह से नहीं, एक सेटलमेंट में आना चाहिए, और सेटलमेंट के लिए सबको ये तुम थोड़ा छोड़ो तुम थोड़ा छोड़ो तब जाके कुछ होगा। अब मुझे ट्रम्प को मैं जितना रीड कर पा रहा हूँ, ये चाइना के साथ इनका जो प्रॉब्लम है यही है कि चाइना बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है बिजनेस लेवल में, मैन्युफैक्चरिंग लेवल में, जिसके कारण अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो चाइना चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी 60% का इंपोर्ट ड्यूटी बिठा रहा है। ठीक है, जिस तरह से चाइना का प्रोडक्ट अमेरिका में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन चाइना का प्रोडक्ट अगर कम हो जाएगा, इसमें चाइना का बिजनेस को बैम्बू मिलेगा, लेकिन चाइना का एक सब्स्टिट्यूट तो चाहिए। वो कौन होगा? वो इंडिया से और कौन है? इतना मैन पावर और कहाँ मिलेगा? तो देयर इज अ हाई चांस कि सीधा इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया। और अमेरिका के साथ अब यहाँ पर देखने वाला बात है कि मोदी क्या करे, समझ रहे हो सर? और ऐसे हालत में अगर ट्रम्प प्रो इंडिया तो पहले भी था, आज भी है, और ऐसे हालत में ये आसपास के पड़ोसी लोग जो है हमारा, जैसे बांग्लादेश एंड एवरीथिंग, ये क्या करेगा ये भी देखने लायक है। अच्छा, भारत के साथ रशिया की रिलेशन अच्छा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इतना नेगेटिविटी के बीच में मुझे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी नॉट जस्ट फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को ऐसा लगता है कि जो ग्लोबल सिचुएशन में जो एक टेम्पर या स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है ये स्ट्रेस सिचुएशन कम होगा, और शायद हम लोग अगला 5 साल में थोड़ा शांति देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट का पता नहीं इन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, बट रशिया यूक्रेन या यूरोपियन सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा। मिडिल ईस्ट में जो है उसका मुझे कोई गारंटी, मैं ट्रम्प उसके बारे में भी बोल रहा है कि वो इजराइल पैलेस्टीन का लड़ाई को भी बंद कर देगा, ऐसा बोला तो है, बट आई हैव अ डाउट कि वो उसमें कुछ कर पाएगा। मैंने कर पाएगा, मैंने वो जा सकता है, बात भी कर सकता है, लेकिन ये सब बौखलाया हुआ दिमाग को, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मैटर पैसा का नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, ये लोग तो इंटीरियर लेवल में धर्म वगैरह को लेके एक अलग चीजों में जुट जाता है ना। ठीक है, तो बहुत खतरनाक होता है। जो भी हो, देखो ट्रम्प चाचू करता क्या है, मैं तो चाचू ही बोलता हूँ इसलिए हम लोग इंडियंस लोग जितने सारे हैं ट्रम्प को इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज उनका स्टैंड पॉइंट ऑलवेज इंडिया के साथ। पाकिस्तान भी डरा हुआ है बहुत ज्यादा, जब से ट्रम्प आया है, पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत तो पता नहीं क्या करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना था उधर, ठीक है, ना ना कर रहा है इंडिया। तो ऐसा करेगा तो पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी इज लाइक अ मिनी वर्ल्ड कप, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट। अगर ये इवेंट नहीं होता है पाकिस्तान में, तो फिर एक अनदर प्रॉब्लम। और भारत ये जानबूझ के कर रहा है, स्ट्रेटेजिकली, मैंने पाकिस्तान को बेसिकली ये मैंने अंदर से जलाना चाहता है। इसका रीजन है कश्मीर, और कोई रीजन नहीं, ये प्रॉब्लम है अब भारत डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, भारत का स्ट्रेटेजी एकदम पेशेंसफुल वाला, कि डायरेक्टली किसी को
थप्पड़ भी नहीं लगाना है, किसी के ऊपर बॉम्ब भी नहीं मारना है, किसी के एरिया में भी घुस के नहीं मारना है। जो करना है कूटनीति में करना है। कूटनीति समझते हो? कूटनीति माने स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिक्स करना। अब तुम समझ रहे हो इंडिया का दिमाग किस तरह का चल रहा है। मारपीट दंगाबाजी में नहीं रहेंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे, चाल कुछ अलग ही लेवल में चलेंगे। पाकिस्तान को खत्म करने का एक सबसे बेस्ट उपाय है उसका इकोनॉमी को तहस नहस करो। और पाकिस्तान का इकोनॉमी का और पाकिस्तान के लोगों का जो खुशनस मैंने सबसे बड़ा जो आनंद का विषय है वो है क्रिकेट। हमसे भी ज्यादा वहां बच्चा बच्चा क्रिकेट के बिना कुछ नहीं समझता। और उनका क्रिकेट में अगर तुम उनको मार दो और भारत अगर वहां नहीं जाता है क्रिकेट खेलने, तो उनका जो रोजगार होता खत्म, ब्रॉडकास्ट से, नॉर्मल लोगों से खत्म। ये भारत का चाल है, मुझे पूरा समझ में आ रहा है। ऐसे एज ए क्रिकेट फैन मैं चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जाए, बट एज ए स्ट्रेटेजिकली कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू आई एम 100% एग्री विद क्रिकेट फैन के हिसाब से। अगर मुझे पूछो कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा तो मैच ही अलग लेवल का होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा डिसीजन। पाकिस्तान लोग बोल रहे हैं कि क्या है क्रिकेट मैच खेलने आ नहीं आ सकता, हम लोग तो गए थे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने। अरे भाई तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, तुम नहीं आओगे तो तुम्हारा प्लेयर्स का सैलरी भी नहीं आ दे सकते आप। हमारे केस में बात ऐसा नहीं है। और हम तुमको मारपीट नहीं कर सकते कश्मीर की, मैंने तुम्हारे अंदर जाके आतंकवादी नहीं फैला सकते, तो हम तुमको मारने का एक ही उपाय ढूंढेंगे। तुमको बंगाली में एक कहावत है, यदि हाथे ना मारते पर डाले पाते मारो। पाते माने खाना पीना में प्रॉब्लम करो, उपाय नहीं है कुछ। अब तुम दोनों बोलो ना, पाकिस्तान हमारे यहाँ पर मार रहे हैं ना, अगर मानो उनके वहां पर जाके हम दो बोमा गिराएंगे, अब इंटरनेशनल लेवल में बोलेगा कि भारत ऐसा कर रहा है, फिर मैटर अमेरिका भी चालू हो जाएगा, नहीं इंडिया ने किया है, गलती इंडिया का है। चलो कुछ नहीं करेंगे, तुम बिना बोमा मार के भी तुमको मारा जा सकता। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी, कूटनीति बोलते हैं इसको। समझो समझो ये सब चीजें समझो, जितना समझोगे ये सब टैक्स वगैरह ना बच्चा चीज लगेगा उसके साथ। देखो आगे, इंडिविजुअल HUF AOPs BOIs artificial juridical person whose total income before giving effect to the provisions of chapter 6A and section 54 54B, ये कहाँ का सेक्शन है भाई? कैपिटल गेन का सेक्शन है। 54 54B 54D 54EC 54F, ये सब कैपिटल गेन का सेक्शंस को क्या बोल रहा है? ये सब एक्चुअली डिडक्शंस का सेक्शंस है। जब कैपिटल गेन जो लोग पढ़ लिया दे नो दैट, जो नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेगा तो समझ जाएगा। अगर आप HUF हो, मैंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, अगर आप इंडिविजुअल्स हो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस हो, जिसका टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 एंड सेक्शन 54 एटसेट्रा एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, माने कैपिटल गेन का डिडक्शंस पाने से पहले ही आपका इनकम 2.5 लाख या 3 लाख क्रॉस कर जाता है। समझे कि नहीं? कैपिटल गेन का डिडक्शंस अप्लाई करने से पहले ही आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस कर जाता है। व्हाट इज द बेसिक लिमिट? ओल्ड के हिसाब से 2,50,000 का, और न्यू के हिसाब से मैंने 115 BC के हिसाब से 3 लाख। तो फिर आपको भी रिटर्न फाइल करना पड़े। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा है। ऐसे तो मैं ये समरी में ही समझा रहा हूँ, अब जब आप डिटेल्स को थोड़ा सा और गो थ्रू करोगे आपको और क्लैरिटी मिलेगा। और देखो, एनी पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए फार्म, थोड़ा प्रोविजंस पढ़ते हैं फिर जाके आगे क्वेश्चंस कराते हैं। एनी पर्सन अदर देन ए कंपनी और फार्म हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 subsection 1, who during the previous year has deposited more than 1 crore in one or more current account maintained with a banking company or a cooperative bank धीरे 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 has deposited more than 1 crore in one or more current account maintained with a banking company or a cooperative bank। समझो सर,
कोई भी पर्सन, आदत देने कंपनी और फर्म, इनको छोड़ के पर्सन का बात कर रहा है, who is not required to furnish a written under section 139(1). और 139(1) में हम लोग क्या बोले, इंडिविजुअल एंड सॉरी कंपनी एंड फर्म के बारे में बोला गया। उनको छोड़ के जो भी प्रीवियस ईयर में डिपोजिटेड मोर देन 1 crore इन वन और मोर करेंट अकाउंट्स। करेंट अकाउंट कहाँ होता है? बैंक में होता है। इसको बंगाली में बोलते हैं चालू खाता। कौन बनाते हैं करेंट अकाउंट? बिजनेसमैन बनाते हैं। क्यों? डेली ट्रांजैक्शन शो करने के लिए। क्या है ना, बिजनेस में पैसा आता जाता रहता है। अब अगर मानो तुम उसको डायरेक्टली सेविंग्स में क्रेडिट करते जाओगे तो सेविंग्स का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा इनकम है वही सेविंग्स है। ठीक है, तो करेंट अकाउंट इज नॉट योर प्रॉपर इनकम एक्चुअली। क्योंकि आज किसी को 10,000 अभी दिए, 2 मिनट बाद किसी को 10,000, किसी से 10,000 लिए, तो एक दिन में बहुत बार ऐसे 5-10 हज़ार का ट्रांजैक्शन होता रहता है। तो अगर सारा दिन में मानो तुमने 2 लाख का क्रेडिट किया और 3 लाख का मानो डेबिट हुआ, तो कुल मिला के तुम्हारा 1 लाख ही इनकम हुआ मानो। तो करेंट अकाउंट बिजनेसमैन को इसलिए खोलना पड़ता है क्योंकि वो चालू खाता में तुम्हारा ट्रांजैक्शन कितना भी हो, वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू में काउंट नहीं होता है पूरा। सेविंग्स में इसलिए आपको एक लिमिट रहता है। सेविंग्स मैंने क्या, आपने इनकम करके सेविंग्स में ट्रांसफर किया, इसलिए बिजनेसमैन को बोला जाता है कि जब इतना ट्रांजैक्शन होता है तो सेविंग्स के थ्रू से मत करो, करेंट के थ्रू से। इसलिए जब बिजनेस का ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे तो सेविंग्स छोड़ के करेंट अकाउंट खोलो, या फिर जब आपको लगता है कि आपका बिजनेस बड़ा लेवल में जाएगा तो करेंट अकाउंट जाके खोलो। समझे? तो किसी के करेंट अकाउंट में अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, कहाँ, या तो बैंकिंग कंपनी माने कोई भी बैंक, बैंकिंग कंपनी माने एनी बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, रिसेंटली आप लोगों को मैंने बैंक के बारे में पढ़ा है। किसको पढ़ा? हाँ, ऑडिट क्लास। ऑडिट के क्लास में बैंक के बारे में डिटेल्स में बातचीत। हैज incurred expenditure of more than 2 lakh for himself। ध्यान से सुनना, कितना खर्चा किए? ये और में है सर। पहले वाला केस में करेंट अकाउंट में 1 करोड़ डिपॉजिट, incurred expenditure of more than 2 lakh for himself or any other person for travel to a foreign country। खुद के लिए या फिर किसी के लिए जो फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे, 2 लाख का खर्चा करते हो। ठीक है, has incurred expenditure of more than 1 lakh towards consumption of electricity bill। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है 1 लाख से ज्यादा, समझे, एक साल में अगर 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। फुलफिल सच अदर कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब। मैंने भाई जब सीधा नाक से समझ में नहीं आता, ठीक है, तो ऐसा घुमा के भी सामने लाया जा सकता है। तुम एक तरफ बोलोगे कि मेरा इनकम नहीं है, लेकिन इधर घर पे 10-10 एसी लगा के बैठे हो, लेकिन सरकार के घर में कोई प्रूफ नहीं है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल से ही पता लग जाएगा। एक चीज क्या है ना, इनकम करने वाले लोग, ये लिख के रख लो, ठीक है, ऐसे समझने के लिए। जो लोग इनकम करते हैं 2 नंबरी तरीके से और सरकार को कुछ भी दिखाता नहीं है, तो ये ब्लैक मनी होता है। ये तो वी ऑल नो दैट। लेकिन सरकार इस चीज को एक बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि भाई इनकम करके तुम जाओगे कहाँ, और जिसका 2 नंबरी करने का मकसद होता है वो अल्टीमेटली अपने लग्जरी के पीछे ही खर्चा करता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे कि इनकम करेंगे और सरकार को नहीं बताएंगे और उसमें लग्जरी नहीं करेंगे। समझे?
हाँ, तो एक तरफ से नहीं तो दूसरी तरफ से, मैंने तुम इनकम शो नहीं करोगे लेकिन कंजम्पशन करोगे तो कहाँ से आ रहे हैं? मैंने शो इसीलिए ना, अगर किसी का कोई अगर बोलता है या दिखाता है कि मेरा इनकम कम है या मेरा इनकम नहीं है, तो उसका खर्चा देख, है ना, ये भी तो एक तरीका है कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। क्या समझे? खर्चा देख के समझ में आ जाए। मेरे को तो किसी का इनकम का पता करना है तो उसको पूछने का जरूरत ही नहीं है कि तुम कितना कमाते हो। तुम मेरे साथ, तुम्हारे घर में मेरे को 2 दिन बुलाओ, ठीक है, 2 दिन बुलाओ मुझे, 2 मिनट बात करो मेरे साथ, क्या क्या करते हो, कहाँ जाते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मेरे को ऐसे बोलते हैं कि नहीं सर अभी इतना इनकम नहीं है, ये है वो है, ठीक है, ऐसा करके बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब तुम्हारे पास कितना है ये तुम बोलना नहीं चाहते, कोई नहीं बोलना चाहता, ठीक है, मैं भी नहीं बोलूंगा मेरे पास कितना है, ठीक है। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, अगर उसका दिमाग है तो वो समझ जाएगा कि कौन कितना कमा सकता है। जो बुझली, ये तो बुद्धि लगाते होगे धीरे धीरे, क्योंकि आगे जाके तुम लोगों को क्या बनना है, ऑडिटर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, टैक्स फाइलर बनना है, कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये पता लगाने में ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए। अरे प्रोबेबिलिटी तो कर ही सकते हो, दादाजी का पैसा लेके बैठे हैं, वो कैसे पता करोगे? लेकिन वो कितना कमाते हैं ये तो पता कर ही लो। नहीं सर वो ऐसा ऐसा पोशाक पहन के घूमते हैं, ठीक है, पता ही नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोगों का एक एटीट्यूड होता है, ड्रेस देख के बोलते हैं कि ये पैसा वाला है कि नहीं है। गलत सोच। आपको बता दूं, जो ड्रेस पे खर्चा करता है, ठीक है, मैंने ड्रेस पे इतना शो ऑफ है, उनके घर जाओ कुछ नहीं मिलेगा। चोरी करने का एक बहुत अच्छा, अगर आप चोर बनना चाहते हो जिंदगी में, उसके घर में डाका डालो जो दिखाता नहीं है। जो दिखा रहा है ना, मानो ऐसे घड़ी पहन रहा है, ऐसा एकदम कलरफुल और महंगा कपड़ा पहन रहा है, सो कॉल्ड ब्रांडेड, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ ब्रांडेड पहनने वाले के घर पे पैसा ही नहीं होता। नहीं नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत ब्रांडेड पहन लेता हूँ, एकदम लोकल में भी नहीं पहनता, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो लोग काफी ब्रांडेड के पीछे खर्चा करते हैं, आप सोचो कि देखो कितना ब्रांडेड पहन रहे हैं, बहुत पैसा होगा। नहीं है पैसा। पैसा उधर मिलेगा जहां ब्रांड नहीं है, ठीक है। आपको उनके पास जाओ, एट ए टाइम आपको 10-20 लाख दे देगा। मजाक नहीं कर रहा, इट्स अ ट्रूथ। अब आप अपने समय के साथ साथ, ऐसे मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, देखने में लगेगा भिखारी है, लेकिन इतना औकात है ना, तुमको 2 बार खरीदेगा 2 बार बेचेगा। मेरे को पहले 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 लगता, वाह क्या ड्रेस पहना भाई, बहुत पैसा वाला घर का होगा। बाद में पता चला आईटी कंपनी में काम करते हैं, जितना सैलरी पाते हैं उसका आधा से ज्यादा पैसा फैशन में ही खर्चा कर देते हैं। सब ईएमआई में चल रहा है। जब एक बंदे को ऐसा एक कुछ पैसा दे बड़ी वो भी ये नहीं थे। समझ रहे हो सर? तो ये जो गलत फहमी है ना, गाड़ी लेके बहुत भाग रहा है, बहुत पैसा वाला घर का होगा, हाँ, वो अलग बात है, बाप का पैसा है उड़ा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। खुद के पैसे से कितना उड़ रहा है वो समझने का तरीका होता है, ठीक है? खुद के पैसे से बंदा उड़ता नहीं है, उड़ता तो बाप के पैसे से ही है। एक कहावत होता है तो हमारे बंगाल में, बोलते हैं कि अपने पैसों से रुमाल और बाप के पैसे से सॉल, ठीक है। माने, मानो पापा तुमको सॉल खरीद के दिया, ठीक है, तुम उसका कोई कदर नहीं करोगे, लेकिन खुद के पैसे से एक 10 टका का रुमाल खरीद के इतना उसको साफ सफाई करके रखोगे ना, जैसे कितना महंगा चीज है तुम्हारा।
तो थोड़ा सा होल्ड करो सर, हाँ थोड़ा सा इमरजेंसी हुआ है थोड़ा सा।
एक रिक्शा वाला को भी बोल रहे हैं कि इतना भारी सामान है, गाड़ी इधर नहीं घुस रहा है। रिक्शा वाले थोड़ा अंदर गली में घुसा, तो जो भी होगा दे देंगे। नहीं, क्या बोलेगा भाई सब। कम से कम 30-40 किलो का सामान था, अब लेबर बनना पड़े। भाई को फोन करके बोला कि तू नीचे आके गली के सामने आ, वो इधर घूम रहा है। मैंने सब एक एक लेवल का है, रिक्शा वाला का एक लेवल, भाई का एक लेवल। मैं सामान को लेके लेबर के उनके साथ पूरा सामान को लेके आ रहा हूँ, कम से कम 40 किलो के आसपास वजन है उसका। ठीक है, मैं देख रहा हूँ इधर वो टहल रहा है। मैं तुम लोग के सामने फोन में बोला ना कि नीचे आ, रास्ते के सामने। जितना देर से मैं उसको फोन करूंगा उतना देर से मैं जाके सामान लेके आ भी गया। ये पूजा के चक्कर में गाड़ी नहीं घुस रहा है। अरे एक मैट्रेस आना था, कम से कम 25-30 दिन से मैट्रेस मेरे को लटक रहा है। बहुत कोशिश के बाद रिफंड इनिशिएट कर दिया था, उसके बाद बोला नहीं सर हम लोग कल दे दें। इसलिए आज सुबह से मैं ये सब चीजों से लेके परेशान हूँ। या तो रिफंड दे दो, नहीं तो प्रोडक्ट दे दो। मैं तो खरीदने के लिए ही दिया था तुम लोगों को, अब तुम लोगों को देना नहीं है तो फिर क्या बोलूंगा। 30 दिन वेट कर दी, मैं ही बोल के इतना पेशेंस बोल। और कोई होता ना दुकान में जाके झमेला ही कर ले। ए सॉरी, ऑनलाइन में आवाज आ रहा है। हेलो, सब सो हाँ गए सर। हैं? अरे यस सर। आप लोग मेरे से भी ज्यादा पेशेंसफुल निकले। थैंक यू सर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि या तो आप 1 करोड़ में अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, करंट अकाउंट में 2 लाख तक का एक्सपेंडिचर करते हो, फॉरेन में किसी को घूमने के लिए देते हो, 1 लाख आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाते हो। ठीक है, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इतना सारा रूल बना के रखा है। अकॉर्डिंग टू सीबीडीटी हैज नोटिफाइड, सीबीडीटी मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वेरी गुड। CBDT has notified that any person other than a company or a firm who is not required to furnish the return under section 131 has to file the return of income on or before due date. अब ड्यू डेट के बारे में आगे बात करूंगी। If his total sales or turnover or gross receipt, if his total sales or turnover, sorry, sales turnover or gross receipt, टर्नओवर में बेसिकली अगर आपका गुड्स का बिजनेस है तो सेल्स टर्नओवर होता है, और अगर आप प्रोफेशनल सर्विस बेचते हो तो फिर आप रिसिप्ट करते हो। टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट में समझ में आता है सर? क्या है ना, प्रोफेशनल बंदे रिसिप्ट में कमाते हैं, इनका सर्विस बेस्ड होते हैं, जो भी मिलता है वो रिसिप्ट में ही आ जाता है। इसका टर्नओवर कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे गुड्स का प्रोडक्ट जिसका है, वो प्रोडक्ट खरीदेगा फिर उसके ऊपर बेचेगा फिर मार्जिन आता है। सर्विस के केस में ऐसा नहीं है, सर्विस तो नॉर्मली उसी का होता है, उसको कहीं से खरीदना नहीं पड़ता। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो करते हैं, हमें इसको कहीं से खरीदना थोड़ी पड़ता है। ठीक है, खुद ही जनरेट करते हैं और उसके बदले रिसीव करते हैं। तो प्रोफेशनल्स, आप लोग जब प्रैक्टिसिंग सीए बनोगे या सीएस बनोगे, आप जो भी काम करोगे कहाँ से खरीद के लाओगे? प्रोडक्ट क्या होता है, किसी से खरीदो किसी को बेचो, बीच का मार्जिन अपना रखो। सर्विस के केस में क्या, खुद ही जनरेट करो खुद ही बेचो, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रॉस रिसिप्ट। ग्रॉस क्यों? क्योंकि एक बिजनेस या फार्म को चलाने के लिए खर्चा तो होता है, तो उसको माइनस करके नेट मिल जाएगा। समझे कुछ? इसलिए प्रोफेशनल काम में गवर्नमेंट का रूल है, जितना खर्च टोटल आपका दिखाता है, माने सपोज आप एनुअली 50 लाख कमाते हो, ग्रॉस रिसिप्ट दिखाते हो, तो अगर कुछ नहीं बोलोगे तो सरकार सीधा 50% प्रॉफिट मान। अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख के आसपास है तो 50% डिस्काउंट करके 25 लाख आपका इनकम मान ले। और अगर आप टर्नओवर वगैरह करते हो तो उसमें ऑन एन एवरेज 10 से 20% तो मान ही जाता है। लेकिन टर्नओवर गुड्स वगैरह के केस में टर्नओवर बहुत होता है, करोड़ों का टर्नओवर। सिर्फ ग्रॉस रिसिप्ट करोड़ों का नहीं होता नॉर्मल।
ऑन एन एवरेज कैसे होगा? सर्विस प्रोवाइड करके प्रोफेशनल बंदा करोड़ कमाते हैं, ऐसे संख्या हमारे देश में बहुत कम है सर, है ना? नेग्लिजिबल होगा शाहरुख खान का बीबी इस तरह का वो नेग्लिजिबल केस में। जनरली एक प्रोफेशनल बंदा कितना कमाता? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, मैक्स टू मैक्स। ऑन एन एवरेज 10-15 लाख, ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है सर? थोड़ा सा आंख कान खुला रखो, बहुत कुछ दिमाग में घुसता जाएगा। If his total sales turnover gross receipt as the case may be in the business अगर 60 लाख के ऊपर है during the previous year, return filing must. If his total gross receipt in professions 10 लाख से ज्यादा है, रिटर्न फाइलिंग मस्ट है। समझ गए? मैंने एक प्रोफेशनल बंदा 10 लाख से ज्यादा रिसीव कर रहा है, मैंने इसका इनकम सही है, मैंने टैक्स भरने लायक है। क्या करने लायक है? टैक्स भरने लायक। समझे? हाँ, टाटा घर जाओ। हमसे क्लास तो खत्म भी हो गया, रूटीन दिया हुआ है, मैसेज कर लेना। If the aggregate of TDS and TCS during the previous year in the case of a person is 25,000 और मोर, अगर किसी का TDS TCS जमा करने का अमाउंट 25 से ज्यादा है, उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। माने तुम इतना बिजनेस करते हो कि TDS कलेक्शन या TCS कलेक्शन 25 से ज्यादा है, रिटर्न फाइल करना है। समझ में आ रहा है ना सरकार किसको कैसे पकड़ रहा है? However, a resident individual who is of the age of 60 years or more at any time during the relevant previous year, if the aggregate TDS or TCS during the previous year in his case 50,000 or more, तभी जाके उनको देना। मैंने सीनियर सिटीजन के केस में थोड़ा छूट दे दिया है, बाकी लोगों के केस में जहां 25,000 का लिमिट है, उनके केस में 50,000 क्रॉस करने से रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, नहीं तो नहीं। द डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन, अगर 50 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा अमाउंट है, एक बैंक हो या 10 बैंक मिला के हो, फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है? अरे सिंपल बात है, इनकम टैक्स भरना जरूरी है। भरोगे नहीं भरोगे वो तो फर्दर सिचुएशंस में आएगा। रिटर्न फाइल करने से गवर्नमेंट के स्कैनर में आ जाओगे, उसके बाद आपका टैक्स बनता है नहीं बनता है वो एज पर कैलकुलेशंस। आपका 5 हेड्स, क्लबिंग्स, सेट ऑफ एटसेट्रा जो भी है आप लोग जानते हो, मोटा मोटी एक आइडिया तो मिल ही गया है सबको। इवन जो लोग हाल फिलहाल में भी पढ़ाई स्टार्ट की हो टैक्स का, उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिला है। ड्यू डेट क्या है सर? एक बार ऑनलाइन में पूछते हैं, आज बहुत ज्यादा क्लास डिस्टर्बेंस हो रहा है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? श्रेयोस्मिता, श्रेयोस्मिता का क्लास ही आज सायनी, प्रिया, Yes, sir. नील, ओके, हाँ, sir. मोगुनी, Yes, sir. दर्श, अभिजीत, आर्जो, ओके सर। Due date 31st October of the assessment year in the case of SSC other than SSC referred to in 2, मैंने इनको छोड़ के, ठीक है? जैसे कि अगर आप कंपनी वगैरह हो तो अभी रिसेंटली गया है सर, 31st अक्टूबर लास्ट डेट होता है रिटर्न फाइल का। ए पर्सन अदर देन कंपनी हुज अकाउंट्स आर रिकॉर्ड टू बी ऑडिटेड, मैंने नॉर्मली रिटर्न फाइल करने के लिए हर किसी को ऑडिट करने का जरूरत नहीं होता, लेकिन जिस केस में ऑडिट मैंडेटरी है, जैसे ऑडिट मैंडेटरी कब होता है? एक सिंपल सेंस है कि अगर आपका एनुअल इनकम मैंने टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा, ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख से ज्यादा, प्रोफेशन के केस में 50 लाख और टर्नओवर के केस में 1 करोड़, मैंने 100 लाख बोलते हैं। ऐसे केसेस में अगर आप कंपनी ना भी हो, आपको चार्टर्ड से ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। और वो ऑडिट कैसे करना होता है? 44AB के तहत। कुछ लोग आजकल ऐसे टर्नओवर नहीं होते फिर भी ऑडिट कराते, क्यों? अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन चलाते हो और अगर आपका इनकम का प्रूफ ऑथेंटिकेट करना है, क्योंकि आपको कोई फाइनेंशियल नीड हो सकता है, बैंक के पास जाना हो सकता है, फाइनेंशियल लोन चाहिए होता है रीजंस में, तो बैंक आपका इनकम का प्रूफ मांगता है। सैलरी पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका इनकम का तो प्रूफ मिल ही जाता है सैलरी शीट से, या फिर उसको फॉर्म 16 से या कॉन्ट्रैक्ट CTC का पैकेज से पूरा प्रूफ मिल जाता है कंपनी का। लेकिन एक बिजनेसमैन जो नॉर्मल छोटा ठेला चलाता हो या फिर ग्रोसरी स्टोर चलाता हो, ऐसे लोग भी काफी कमाता है,
लेकिन जब ये लोग अपना कोई नीड के लिए जाते हैं बैंक में, इनका तकलीफ ये होता है कि इनके पास प्रूफ नहीं होता कि इतना कमाता है। ये सेक्टर 5 में कोलकाता में बड़े बड़े ऑफिस नहीं है, इवन न्यूटाउन में भी, यूनिटेक में, डीएलएफ में, ये सब ऑफिस में जो लोग टाई वगैरह पहन के जाते हैं ना, नॉट एवरीबॉडी, बट जो बेसिक लेवल में एम्प्लॉय है, जो सो कॉल्ड डीपीओ या केपीओ में काम करते हैं, इनका सैलरी कितना होता है? एवरेज में सबसे ज्यादा 25 से 30 के बीच में होते हैं, सेकंड में 40-50, और जो हाईएस्ट रैंक में होते हैं 1 लाख 1.5 लाख किसी किसी का होता है, बाकी 70-80 हार्डली ऐसे ही सैलरी पैकेज नॉर्मली होता है। लेकिन अगर मैं एवरेज लोगों का बात करूं 25-30 हजार का, इनसे ज्यादा जो उस ऑफिस के नीचे ठेला लगाते हैं वो कमाता है। जोक नहीं कर रहा हूं, हिसाब दे सकता हूं आपको, अब भी बैठे बैठे हिसाब दे। मानो वो छोला भटूरा बेचता है, चाय का टपरी चलाता है, चाय दुकान चला के भी 30 हजार कमाता है। बंगाल में तो बहुत चलता है कि आपका क्या बोलते हैं उसको, टीम टोस्ट। टीम टोस्ट नहीं जानते उसको, क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ, एक टोस्ट, हाँ एक टोस्ट। सिर्फ वो बनाएगा, चाय बेचेगा, पराठा वगैरह सब्जी के साथ देगा। कम से कम उसकी दुकान में 2 से 3 लोग अलग से काम करता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, ठीक है, और वो खुद बंदा 60 से 70 हजार के आसपास इनकम कर लेता है। हर जगह में नहीं करते, बट मैं ऐसे ऐसे एरिया का बात करो जहां पर वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई करता है। 30 आराम से काट कूट के 30 हो ही जाएगा, ठीक है। कोई कोई तो और ज्यादा कमाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। नाउ पॉइंट इज दैट कि अब मानो कि इनको कोई फाइनेंशियल नीड के कारण बैंक में जाए, इनकम तो बंदे का है, लेकिन क्या प्रूफ है कि इसका बिजनेस का क्या है, क्या इनकम का करता है, क्या प्रूफ है? ऐसे तो देखो ठेला वाला ऐसे तो नॉर्मली जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दुकान का कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ है कल वहां है। लेकिन देखो जो लोग एस्टेब्लिश दुकान चलाते हैं, सपोज हार्डवेयर का दुकान है, ग्रोसरी का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, दे ऑल्सो ऑन स्टैंडर्ड इनकम, बट प्रॉब्लम है कि इनके पास प्रूफ नहीं होता, तो इनको ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है। ऐसे मैंडेटरी नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है, बट उनके खुद के लिए जरूरी हो जाता है। तो 44AB में तहत वो भी ऑडिट करवा लेते हैं। तब बैंक बोलते हैं कि ठीक है ऑडिटेड है, तब हम इसको। लेकिन यहाँ पर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये इनके बारे में बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ जिनके लिए सरकार ने स्टैट्यूटरीली ऑडिट बोला है। जैसे कि मैं आपको बोला 1 करोड़ अगर टर्नओवर का केस हो, रिसिप्ट अगर प्रोफेशनल का केस हो, तो 31 अक्टूबर इनके लिए डेट, 30 November of the assessment year. In case of an assessee, including the partners of the firm with such assessee who is required to fund is a report referred to in 92E. बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बोला हुआ है। बाकी जितना भी लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग इसी में फाइल करते हैं 31 जुलाई, ठीक है, यही सबसे पॉपुलर डेट है 31 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। उसके अंदर आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो फिर पेनल्टी लगता है नॉर्मली 5,000 का, नॉर्मली 1,000 का। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 का पेनल्टी पड़ता है, 5 लाख से ऊपर का इनकम होने से आपका 5,000 तक का पेनल्टी पड़ सकता है। वो मैं देखता हूँ कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। रिटर्न ऑफ लॉस, एन एसएससी कैन कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ हिज और इट्स लॉसेस। आप लोग जानते हो कैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होते हैं, है ना? रिसेंटली किया ना हम लोग क्लास में, ক্লাবিং এর পরই তো সেট অফ করি অতি, তো আমার থেকে ক্লাস চেয়েছিলি করিস না। An assessee can carry forward or set off his or its losses provided he or it has filed his return under section 139 subsection 3 within the due date. अगर आपका ड्यू डेट से पहले मानो आपने रिटर्न फाइल किया, सपोज आपका 31 जुलाई या 31 अक्टूबर या 30 नवंबर आपका ड्यू डेट है, आपने रिटर्न फाइल पहले कर दिया। अगर मानो बाद में आपको कुछ लॉस वगैरह एडजस्ट करना है तो आपका टैक्स कम हो जाएगा, है ना? तो अगर आपके पास ड्यू डेट के अंदर टाइम है तो आप लॉस रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
and unabsorbed depreciation can be carried forward for setup even though return has not been filed before the due date. हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, मैंने जो आपको एसेट में लगाना चाहिए था बट आपने नहीं किया, कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ इवन दो रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड बिफोर ड्यू डेट। मैंने ड्यू डेट से पहले आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन एडजस्ट करने का मौका दिया जाएगा। 139 सबसेक्शन 3 में ये बात। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। 139 सबसेक्शन 4 नॉर्मली रिटर्न फाइल का डेट होता है ड्यू डेट, हैप्पी बर्थडे वाला डेट समझ में आ गया ना। 3 डेट नॉर्मली पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर 31 अक्टूबर एंड 31 जुलाई। जो लोग टैक्स फर्म में काम करते हैं या चार्टर्ड फर्म कॉस्ट फर्म में काम करते हैं, ठीक है, जहां पर टैक्स का काम होते हैं, बेसिकली सोने का टाइम नहीं है। आप जुलाई मंथ में ठीक है, जुलाई मंथ में और अक्टूबर मंथ में आप उनके ऑफिस में जाना, और ऐसे भी 2 दिन बाद कुछ सालों में आप लोग भी पहुंच जाओगे उधर ही, ठीक है, आपको नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलेगा, लंच तो बहुत दूर की बात। और सबसे क्या अब प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली क्लाइंट जो होते हैं ना, वो जब तक ड्यू डेट नहीं आता तब तक वो जागते नहीं है। तो सारे के सारे क्लाइंट वो एंड डेट पे ही बोलेगा, अरे मेरा रिटर्न फाइल, अरे मेरा रिटर्न फाइल, अरे मेरा रिटर्न फाइल। अब सारा काम एक साथ, हाथ में 1 हफ्ता बाकी है, कम से कम 150 लोग रिटर्न फाइल के लिए तुमको दे दिया। अब 1 हफ्ता में 150 लोगों का रिटर्न फाइल करना, सारा डेटा को मैनेज करना, अकाउंट अगर मानो पीजीपीपी का कॉन्सेप्ट है तब तो पूरा खेल खेल देगा एडजस्ट करते करते। कैपिटल गेन है, प्रॉब्लम करेगा। सैलरी पर्सन का थोड़ा इजी, क्योंकि उनका पूरा हिसाब दिखता है, सरकार को भी कुछ बताना नहीं होता, कुछ एग्जाम्पशन डिडक्शन है तो दे दो। प्रॉब्लम है पीजीपीपी, अदर सोर्स एंड कैपिटल। सबसे ज्यादा तो देखो अदर सोर्स तो बाद में आता है, मेनली पीजीपीपी एंड कैपिटल। और ऊपर से क्या रियल लाइफ में केस थोड़ा उल्टा होता है, आप कैलकुलेट करके बताओगे कि आपका इतना टैक्स होता है, वैसा नहीं होता। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है रियल लाइफ में होता है कि वो क्लाइंट आके बोलेगा हमको इतना ही भरना है, बाकी आप देख लो। ऐसे ही होता है, ऐसे भी होता है, नहीं ऐसा ही होता है। कंपनीज वगैरह के केस में तो देखो वो लोग ज्यादा छुपन छुपी नहीं कर सकते, ऑडिटेड मैटर्स है, जो होता है देना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल लेवल में एवरेज लोग जो होते हैं वो जाके सीधा अपने कंसल्टेंट को बोलेगा, सर इस बार तो मैं हार्डली 5,000, अब आप हिसाब लगाओ। अब देखो जगह होगा तभी ना। अब मानो कंसल्टेंट जो है, मानो आप ही कंसल्टेंट, मानो मैं क्लाइंट हूँ, जाके आपको बोलता हूँ कि अस्मिता 5 से ज्यादा इस बार नहीं दे पाऊंगा। अब तुम बोलो ठीक है सर, आप अपना बैंक स्टेटमेंट दे दो, देखते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट दे दिया तुमको, जो भी सोर्स ऑफ इनकम वगैरह डिटेल्स है दे दिया, कैश को चलो भूल जाते हैं। अब आप देखते हो सर कोई लोन है, पूछते हो, अच्छा ठीक है लोन है, तो उसका भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, सारा डिटेल्स जो भी ओरिजिनल में मिल जाएगा। अब तुम देखते हो कि सर 5 के आपका तो टैक्स बनता है 50,000 का, अब 50,000 का टैक्स बनता है, उसको 5,000 में एडजस्ट करना जितना हो सकता है, खर्चा बढ़ा चढ़ा के मैनेज किया जाता है। अगर 5 मैनेज कर पाओगे तो ही, माने इतना ज्यादा इधर उधर मत करो कि बाद में आपको ही सरकार नोटिस दे जाए। जगह रख के काम करो, नहीं तो फंस जाएगा। तो क्या बोलते हैं सर 139 सबसेक्शन 4, a return of income for any previous year which has not been furnished within the time allowed, that is 139 subsection 1, may be furnished at any time before the 3 months prior to the end of the relevant assessment year. Any time before the 3 months prior to the end of the relevant assessment year. That means 31/12/2024 for previous year 23-24, माने previous year 23-24 का लास्ट में 31 दिसंबर के अंदर आप बिलेटेड कर सकते। मैंने बेसिकली कहने का मतलब है 23-24 का रिटर्न फाइलिंग नॉर्मली आपको अगर 31 जुलाई का डेट था तो आपको 31 जुलाई के अंदर कर लेना चाहिए था। अगर 31 अक्टूबर का केस था तो आपको 31 अक्टूबर के अंदर कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, तो 31 दिसंबर आपका
या फिर और एक चीज बोले कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, मैंने अगर आपने असेसमेंट पहले कर लिया तो जो अर्लियर लास्ट डेट हुआ है या फिर असेसमेंट। तो रिवाइज क्या होता है सर, बोला था ना कुछ गड़बड़ हो जाए तो चेंज कर सकते हो। इफ एनी omissions or any wrong statement is discovered in the return furnishing under 139(1), कुछ गलती जानबूझ के या बाद में डिस्कवर हुआ है और बिलेटेड रिटर्न में भी हुआ है, मैंने 139(1) में नॉर्मल रिटर्न में भी हुआ है और 139(4) बिलेटेड में भी हुआ है। रिवाइज्ड रिटर्न may be furnished by the SSC बिफोर दी, वही सेम चीज 3 months ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है नॉर्मली मार्च में, जैसे ये 23 24, ये खत्म कब होगा 24 के 25 के मार्च में होगा, माने ये खत्म होगा 31/12/2024। ये खत्म कब होगा एक्चुअली 31 मार्च 2025 में। तो इसके पिछले 3 महीना प्रायर टू मैंने दिसंबर 24 तब तक कर लो, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। द 10 बिलेटेड रिटर्न कैन आल्सो बी। तो इसका क्या मतलब आया, क्या सर बिलेटेड रिटर्न रिवाइज किया जा सकता है? यस। मैंने किसी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे तो किए पर गिफ्ट देना भूल गए तो उसको रिवाइज कर लो, तो याद रखने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। इंटरेस्ट का एक हिसाब है 234A, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट in furnishing return of income. Interest under section 234A is payable where an SSC, hey Sujit পড়ছিস না? Related कर दो और क्या? Related না আমি একটা ডিভিশন মার্ক করে আমি একটা কম সাইন করে আমি ডিভিশনকে বলেছি না মার্কও করে দিয়েছি, বাট ওরে বলছে অফিসার रिवाइज करो। রিভাইজ করছি বলে প্রিমিয়াম করে দিয়ে হবে না, এখানে স্যার ইনকাম ট্যাক্স 3 মাসে অ্যালাউন্স না, এটা 3 দিনের বেশি দিতে পারবে। रिवाइज भी नहीं होगा, बिलेटेड भी नहीं होगा, कोर्ट जाओ केस करो फिर। सर इनकम टैक्स वर्सेस पब्लिक होता रहता है, ठीक है फिर आपका केस कॉलेज वर्सेस सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी वर्सेस सृजित होगा, ठीक है। फिर ये लैंडमार्क जजमेंट बनेगा। इस केस में सृजित के साथ सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी का ये हुआ था, तो आगे के केस में नहीं। मुझे क्या पता सर, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे क्या पता बोलो। जैसे देखो हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का जानते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम निकल गया वो बाद में नहीं देता है, बिलेटेड टाइम एक देता है। अगर वो डेट भी निकल जाता है फिर फर्दर कोई चांस नहीं है। एक बार एक बिहार का बंदा मेरे को फोन करता है, थोड़ा एजेड था, बोलते मेरे को सीए वाला सारा काम आता है लेकिन बस डिग्री नहीं है तो अब बिहार में क्या है ना थोड़ा फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह निकालने का ना एक सिस्टम चलता है, ठीक है। डॉक्टर फर्जी ठीक है, लॉयर फर्जी, काफी चलता है। तो मेरे को बोलता है ये सर्टिफिकेट किसी पैसा ऐसा दे के हो जाएगा क्या, ठीक है, एग्जाम नहीं बैठना है, मेरे को सारा काम आता है वो तो, ठीक है तो बेसिकली उसका कहना है कि उसको सारा काम आता है। एक्चुअली मानो बहुत दिन से फार्म में काम करता है, ठीक है। अब ये वगैरह जो भी बना है उसका जो फार्म है, वो लोग क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं उनसे काम कराते हैं और कर देते हैं। तो ये इनका मानना है कि क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करके लेके आते हैं तो उसी वही सब करते हैं, फाइनलाइजेशन थोड़ी ना वो करते हैं, ठीक है। लेकिन इनको लगता है कि हम ही तो सब करते हैं, वो तो बस साइन करते हैं तो बोलते हैं कि फिर फर्जी सर्टिफिकेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले वो फर्जी वर्ड यूज नहीं कर रहा था, मुझे कुछ भी हमारे यहाँ पर तो होता है, आपके बंगाल में होता है क्या? अभी देखो सी इंस्टीट्यूट ना तो बंगाल का है ना तो बिहार का है, ये तो ऑल ओवर इंडिया का है। और पहला बात है ये सब नहीं होता है, मैंने नहीं आप नहीं जानते, सब होता है। नहीं तब होता होगा, थैंक यू वेरी मच। अरे ये बिहार बिहार ऐसा फर्जी में टॉप करता है ना,
मैंने बाकी लोगों को भी बोलेगा फर्जी बनाओ सब। एक जन का डॉक्टर रिसेंटली केस आया था, वो किसी का मेडिकल उसमें बोला कि किडनी में स्टोन है, ऑपरेशन यूट्यूब देख के ऑपरेशन किया, फिर बच्चा मर गया। फिर नर्स और डॉक्टर जो हॉस्पिटल नर्सिंग होम था वो लोग भागा। बेसिकली जो डॉक्टर भी वो नहीं थे, नर्स भी नहीं था, और वो एक्चुअली वो लाइसेंस जो था उस नर्सिंग होम का वो भी गलत था। अरे बंगाल तो अपना एक प्रॉब्लम में है, बिहार का अपना खेल है। ठीक है, क्या बोलेगा, उनका लेवल ही अलग है। विद ऑल रेस्पेक्ट टू बिहारी बच्चे लोग, सर बिहारी, मैं बिहारी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बंगाल के बारे में बहुत ज्यादा बोलता हूँ, तो क्या मैं एंटी बंगाली हो गया? नहीं नहीं, देश हमारा है। जब तक एक भी उंगली टूटा रहेगा ना, हम लोग हैंडीकैप भी कहलाएंगे। अगर मेरा मेरा ये उंगली नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, हैंडीकैप। तो अगर देश का एक भी स्टेट का हालत सही नहीं है, ठीक है, तो देश, क्योंकि पूरा शरीर तो जरूरी है ना, भारत माता एक कंप्लीट है, उसका एक संतान का हालत खराब है तो माता सही नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा, देखो बिहार के बारे में क्या गंदा शब्द बोल रहे हैं, नहीं, समाज व्यवस्था में प्रॉब्लम है तो बोल रहे हैं। क्या है भगवान? circumstances है ना, the return is furnished after due date. हाँ, So ending is the date of furnishing. Furnishing and the difference. बोलो दीजिए। पहले तो ये देख ले कि डज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम अगर आप नहीं करते हो टाइम पे, 234 आपको पेनल्टी देते हैं, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मैंने अगर आप पार्ट ऑफ द मंथ मैंने 15 दिन देरी हुआ है तो भी 1%। फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट एंड एंडिंग ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। मैंने ड्यू डेट पार हो गया, आपका 1% पर मंथ का जो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये किस डेट के हिसाब से करेगा? ड्यू डेट पार हुआ, से फॉर एग्जांपल 31 जुलाई, ठीक है, अब 31 जुलाई के बाद आपका रिटर्न इज circumstances where the return is furnished after due date ending on the following date, the date of furnishing the return। मैंने 31 जुलाई के बाद मानो आप 30 अगस्त में कर रहे हो, तो जुलाई से अगस्त तक का जितना टाइम पीरियड है, जितना आपका रिटर्न होता है उसका ऊपर 1% सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं करता। नो रिटर्न इज फर्निश्ड, अगर रिटर्न ही नहीं किया आपने, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, तो जिस दिन आप कंप्लीट करते हो असेसमेंट, जिस डेट पे करते हो असेसमेंट, उस डेट तक, कब से लेके ड्यू डेट से लेके 1% सिंपल इंटरेस्ट। However, where the assessee has paid taxes in full on or before due date, interest under section 234A is not leviable। अगर आपने फुल टैक्स पे करके रखा, चाहे वो एडवांस टैक्स हो या जिस तरह से भी हो, फिर कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है। उससे पहले चीज सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये क्या चीज है? सेल्फ असेसमेंट, अपडेटेड रिटर्न, अच्छा आज देरी हो गया थोड़ा, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, और टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। एक काम करते हैं, ये 2-3 पॉइंट बोल के ना कल कुछ क्वेश्चंस कर देंगे, कल हो जाएगा। ये चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, काफी काम का चैप्टर है, चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन बड़ा काम का चैप्टर है, तो कल ही बताते हैं सर बाकी, ठीक है। आज थोड़ा देरी हो गया, आज काफी डिस्टर्ब हुआ क्लास, बट पढ़ाई जितना हुआ ठीक ठाक है। ठीक है सर, कल बाकी कंप्लीट करते हैं। आप लोग थोड़ा टाइम पे आ जाना, आप लोग जल्दी आने से मैं भी जल्दी स्टार्ट करूँ। मैंने शेयर मार्केट बच्चे को भी जल्दी भगा सकता हूँ, भाई जाओ 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 जाओ, ठीक है, नहीं तो फाका दिखता है ना, ऐसे तो फाका ही है, समझ रहे हो? नहीं, वो क्लास खत्म कर देता हूँ, उन लोगों का क्वेश्चन खत्म नहीं होता। आप लोग आ जाने से एक खड़ा है सब, जल्दी आ जाने से मैं उनको थोड़ा जल्दी भगा सकता हूँ। शेयर मार्केट लोगों का बस चले ना, यहीं से जाए ही ना, सारा दिन यहीं पर बैठे रहे। थैंक यू सर, बाय बाय Bye, sir. बाय Hi, सर, sir. Bye, sir. बाय सर, बाय, थैंक यू। बाय सर, कल टेस्ट देने आऊंगा, ठीक है? हाँ कल टेस्ट दे दे तो। बाय सर।